नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे बजट 2026-27 जो यूपीएससी और एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम जानेंगे बजट के मुख्य हाइलाइट्स क्या हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ताकि आपका रिवीजन एकदम सॉलिड हो जाए। साथ में हम कुछ पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो मैं रोहित स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित एसएससी पर। चलिए तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बजट सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि जो बजट है ये इसका ओरिजिन इंडिया में किस हिसाब से हुआ है। तो भारत का जो पहला बजट है, फर्स्ट बजट इन इंडिया, ये पेश किया गया था 7 अप्रैल 1860 1860 को। और ये पेश किया गया था जेम्स बिल्सन के द्वारा, प्रेजेंटेड बाय जेम्स बिल्सन। बट आज़ादी के बाद अगर हम बात करते हैं, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में अगर हम बात करते हैं, तो आज़ादी के बाद फिर जब पहला बजट पेश किया गया, वो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया। और इसको जो पेश किया था उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे आर के शनमुखम शेट्टी। सो ये की पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है। तो आज़ादी के बाद जो पहला बजट है वो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया। और ये पेश किया था उस समय के तत्कालीन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे आर के शनमुखम शेट्टी। उस समय जब ये बजट पेश किया गया था तो कुल बजट का जो 47% है वो एक्सपेंडिचर किया गया था डिफेंस सेक्टर के लिए, यानी कि रक्षा पर। तो हम कह सकते हैं कुल व्यय का 47% जो था वो रक्षा पर क्या किया गया था, खर्च किया गया था। अब अगर हम लैंग्वेज ऑफ बजट देखते हैं, तो 1955-56 तक जो बजट है वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा यानी इंग्लिश लैंग्वेज में आता था। लेकिन 1955-56 के बाद ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पेश होने लगा। तो हम कह सकते हैं 1955-56 से पहले बजट केवल अंग्रेजी में, लेकिन तत्कालीन वित्त मंत्री सी डी देशमुख इंपॉर्टेंट है, इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इसको छपवाना शुरू कर दिया था। अब दोस्तों, हमारे ऐसे पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट पेश किया, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु प्रेजेंटेड द बजट, तो वो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसका रीजन क्या है? क्योंकि सामान्यतः तो फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं, तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने क्यों किया? क्योंकि उस समय के जो वित्त मंत्री थे टीटी कृष्णामाचारी, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, त्यागपत्र दे दिया था, जिसकी वजह से 1958-59 में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को बजट पेश करना पड़ा। इसके अलावा अन्य दो प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने बजट पेश किया वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी है। आई होप इस स्लाइड के जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए, तो फर्स्ट वुमेन हु प्रेजेंटेड द बजट, प्रथम महिला जिन्होंने बजट पेश किया वो है इंदिरा गांधी। और ये बजट पेश किया था 1970-71 में। इसके अलावा जो हमारी करंट फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, इन्होंने ये नौवा बजट पेश किया, यानी अब तक नौवा बजट इन्होंने पेश किया है ये। जबकि रिकॉर्ड होल्डर अगर हम देखेंगे, सर्वाधिक बार अभी तक बजट इंडिया में किसी ने पेश किया है तो वो है मोरारजी देसाई। और इनके नाम जो बजट पेश करने का रिकॉर्ड है वो है 10 टाइम, यानी अभी तक इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। तो ये रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण जी वो फाइट कर देंगी। अगला, जो बजट बनाना है वो केंद्र सरकार का एक संवैधानिक दायित्व है। ये हम कह सकते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है सरकार का कि वो बजट को प्रिपेयर करें, बनाए। अब अगर हम अब इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं थोड़ा, तो आप देखेंगे हमारे संविधान का जो पार्ट 5 है, भाग 5, जिसमें अध्याय 2, अगर हम चैप्टर 2 की बात करते हैं, जिसमें आर्टिकल 79 से 122 तक है, उसमें एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 112, 112, जिसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है द प्रेसिडेंट, वो क्या करेंगे प्रत्येक वर्ष संसद के दोनों सदनों के समक्ष। लेकिन यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जो बजट है, बजट दोस्तों पेश होता है सिर्फ लोकसभा में। यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखेंगे, बजट पेश होता है ओनली इन लोकसभा, ये पॉइंट याद रखेंगे। जबकि बजट को रखवाते दोनों सदनों के समक्ष कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन पेश कहाँ होता है? लोकसभा में। और हम सब जानते हैं पेश कौन करते हैं? वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री के द्वारा, बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, और इसको हम बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि इसको बोलते हैं हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे ये साफ जाहिर होता है कि हमारे संविधान में जो बजट टर्म है, संविधान में बजट शब्द है, उसका उल्लेख नहीं मिलता है, नॉट मेंशन्ड। तो ये भी सारे की पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो प्रथम महिला, 9 बार, सर्वाधिक बार, बजट पेश कहाँ होता है, संवैधानिक दायित्व क्या है, किसका है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आप देखेंगे एक वर्ड आता है ब्लैक बजट। तो ब्लैक बजट हमारे पूरे भारतीय इतिहास में, बजट के इतिहास में 1973-74 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें 550 करोड़ का भारी घाटा जो है वो दिखाया गया है। 550 करोड़ रुपए का जो ह्यूज डेफिसिट दिखाया गया था, इसलिए इसको ब्लैक बजट कहा जाता है हमारे इंडियन बजट हिस्ट्री का। नेक्स्ट स्लाइड।
देखिए, अगर हम बजट के इतिहास में बात करते हैं तो इंटरिम यानी कि अंतरिम, इसके अलावा पूर्णकालिक यानी कि फुल टाइम और सर्वाधिक बार यानी कि द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम की जो पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है, वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर इन दी हिस्ट्री ऑफ द बजट, वो कौन है? निर्मला सीतारमण। जबकि सबसे लंबी अवधि का बजट भी इन्होंने ही पेश किया है निर्मला सीतारमण ने, और ये कब पेश किया था? 2022 में। यहाँ एक पॉइंट आपको सुधार करना होगा कि जब 2020 में इन्होंने बजट पेश किया था तो वो 2 घंटे 42 मिनट का, हाँ, 2 घंटे 42 मिनट का ये बजट था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगर हम देखें हैं कि जो फर्स्ट फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर कौन रहे हैं, प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री, तो वो है हमारे निर्मला सीतारमण। अब हम बात कर लेते हैं इस बार के बजट की जो 2026-27 के लिए है। तो दोस्तों ये प्रेजेंट किया गया था 1 फरवरी 2026 को। किसके द्वारा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और ये इनका 9वां बजट था। और ये जो पेश किया गया है ये 18th लोकसभा में, नहीं 18वीं लोकसभा में पेश किया गया है। इस बार जो बजट है उस बजट की स्पीच का जो टाइम था वो है 83 मिनट यानी कि 83 मिनट। ये चौथा भारत का डिजिटल बजट था, और 2017 से ये हर वर्ष 1 फरवरी को जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें की इफेक्ट कुछ और हैं, जैसे अगर हम 1999 तक की बात करें तो बजट जो था वो इवनिंग में शाम 5 बजे पेश होता था। लेकिन यशवंत सिन्हा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, यशवंत सिन्हा ने इसको बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया। की पॉइंट है, इसको नोट करेंगे। तो अब जो बजट है वो 11 बजे पेश होता है। तारीख में बदलाव किया था 2017 में अरुण जेटली, उस समय के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको 28 फरवरी से बदलकर 1 फरवरी कर दिया गया है। ठीक। दूसरा, ये पेपरलेस बजट की शुरुआत जो होती है वो 2021-22 से होती है, और पहली बार निर्मला सीतारमण ने ही पारंपरिक जो बही खाता था उसकी जगह पर टैबलेट से, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पेपरलेस बजट है उसको डिजिटल बजट के रूप में पेश किया था। ठीक। अब इससे आप देखेंगे दिल्ली पुलिस में, दिल्ली हेड कांस्टेबल में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत में कागज रहित बजट के रूप में पेश किया जाने वाला पहला बजट किस वर्ष था? ठीक, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस बार का जो हमारा टोटल बजट है, कुल बजट है, वो है 53.5 लाख करोड़ रुपए। कितना? 53.5 लाख करोड़ रुपए। तो पूरा जो सरकार इस बार जो बजट पेश किया है वो 53.5 लाख करोड़ का है। इस आधार पर क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बन सकता है? तो आपसे क्वेश्चन किस इस प्रकार से पूछा जाएगा कि फाइनेंशियल 2026-27 के लिए सरकार द्वारा कुल एक्सपेंडिचर कितना प्रोजेक्ट किया गया है? व्हाट इज द प्रोजेक्टेड टोटल एक्सपेंडिचर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 53.5 लाख करोड़। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब याद रखने वाली बात यह है कि पहली बार जो बजट है वो कर्तव्य भवन में तैयार किया गया। फर्स्ट बजट प्रिपेयर्ड इन कर्तव्य भवन, और यहीं पर इस बजट के 3 कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। कितने? 3 कर्तव्य। वो क्या क्या है? पहला है आर्थिक विकास का सतत तरीके से बढ़ाना, टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन सस्टेनेबल मैनर। दूसरा, जन आकांक्षाओं को पूरा करना, टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। और सबसे इंपॉर्टेंट है सबका साथ सबका विकास, टुगेदर विथ ऑल एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल। ठीक। तो ये 3 कर्तव्य हैं इस बार के। इन्हीं कर्तव्यों पर पूरा बजट आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं तो इस बार बजट की जो थीम है, जो विजन है, वो क्या है? तो देखिए बजट का जो मूल मंत्र है वो है अनिश्चितता की जगह कर्म, बयानबाजी की जगह सुधार, रिफॉर्म, एंड लोक लुभावनवाद की जगह जनता। तो देखिए बजट में भी कुछ इस प्रकार का ही वर्ड आपको देखने को मिलेगा कि संशय के स्थान पर कार्यवाही, वाकपटुता के स्थान पर सुधार, और लोक लुभावन या दिखावन के स्थान पर जनहित को प्राथमिकता देना। मीन्स लोक लुभावनवाद क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर कास्ट को या किसी जेंडर को लुभाने के लिए कुछ ऐसी योजनाएं लेके आ जाना जिससे वोट बैंक को फायदा हो जाए। तो सरकार कह रही है कि इस बार हम ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे, यानी हम कोई संशय नहीं रखेंगे, हम केवल कर्म पर ध्यान देंगे, कोई हम लोक लुभावन वाली बात नहीं करेंगे, हम सीधा जनहित को प्राथमिकता देंगे, और कोई भी हम वाकपटुता नहीं करेंगे, हम सीधा रिफॉर्म की बात करेंगे। इसके लिए उन्होंने कुछ लक्ष्य रखे हैं, जैसे कि स्थायित्व हो, राजकोषीय अनुशासन होना चाहिए, संधारणीय वृद्धि होना चाहिए यानी सस्टेन ग्रोथ होना चाहिए, और कम मुद्रास्फीति यानी कि मॉडरेट इन्फ्लेशन होना चाहिए। क्लियर है? तो यही सारी बातें मूल मंत्र हैं। अगर हम विजन देखते हैं कि सरकार का विजन क्या है, तो समावेशी राजकोषीय अनुशासन और सतत विकास जो अप्रोक्स 7% होना चाहिए, उसके साथ विकसित भारत बनाना, यानी विकसित भारत विद इंक्लूजन, फिजिकल डिसिप्लिन एंड सस्टेन ग्रोथ। तो देखिए
क्या है यहाँ पर फिजिकल डिसिप्लिन यानी कि राजकोषीय अनुशासन, दूसरा समावेशी होना चाहिए और सतत विकास। वही चीजें हमने आपको यहाँ पे देखी हैं कि क्या है, संधारणीय वृद्धि है, कम मुद्रास्फीति है, राजकोषीय अनुशासन है और स्थायित्व है। क्लियर है। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ मुख्य बिंदु, फोकस क्या है इस बार फोकस है युवा शक्ति। मेन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, इस बार बजट का जो फोकस है वो है युवा शक्ति। इसके अलावा गरीब और वंचित वर्ग भी हैं, विश्वास आधारित शासन है यानी कि जो ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस होना चाहिए, और जीवन यापन और व्यापार करने में सुगमता। तो ये मूल मंत्र, विजन और मुख्य बिंदु हैं इस बार के बजट के। चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्टार्टिंग जो स्पीच है बजट की वो किस प्रकार से। तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जो बजट स्टार्ट किया तो कुछ इस प्रकार से कि ऑनेबल स्पीकर यानी कि माननीय अध्यक्ष, ऑन दी सेक्रेट ओकेजन ऑफ माघ पूर्णिमा, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, माघ पूर्णिमा एंड द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु रविदास, आई प्रेजेंट द बजट फॉर द ईयर ऑफ 2026-27, यानी कि माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में मैं वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करता हूँ। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जयंती। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखना है रुपया कहाँ से आता है, रुपीज कम फ्रॉम। देखिए सबसे ज्यादा जो, मान लीजिए 100 रुपए हैं तो 100 में से 24 रुपए यानी कि 24% जो है वो बोरोइंग और लाइबिलिटीज से आता है, यानी कि जो उधार ऋण वगैरह है वहां से सरकार के पास पैसा आता है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा सरकार के पास कहाँ से आ रहा है, यही उधार से। फर्स्ट प्रेफरेंस ये। सेकंड आप देखोगे तो सबसे ज्यादा फिर सेकंड नंबर पर जो पैसा आता है वो आता है इनकम टैक्स से, दूसरे नंबर पे यानी कि आयकर से। थर्ड आप देखेंगे तो थर्ड आता है कॉरपोरेशन टैक्स से, यानी थर्ड नंबर पर जो सरकार के पास पैसा आ रहा है वो कॉरपोरेशन टैक्स से आ रहा है। और आप देखेंगे फोर्थ नंबर पे है जीएसटी। जीएसटी और अदर टैक्सेस से आता है कितना, 15%। तो ये इस बार का है। तो ये आपको याद रखना है रुपए कहाँ से आता है। अब रुपए आया तो ये खर्च कहाँ हो रहा है, तो देखिए खर्च कहाँ हो रहा है, तो सबसे ज्यादा खर्च होता है जब सरकार स्टेट को देती है पैसा। ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेट शेयर में होता है, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस। दूसरा, जो हमने उधार लिया था तो उसका इंटरेस्ट, उस पर ब्याज लगेगा, तो सेकंड इंटरेस्ट पेमेंट पर जाता है लगभग 20% के आसपास। क्लियर है। इसके अलावा उसके बाद जो थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है वो हो रहा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम पर, जो लगभग कितना है 17%, 17%। उसके बाद फिर खर्च होता है फोर्थ नंबर पे डिफेंस पे यानी कि रक्षा पर। तो ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो ये क्रोनोलॉजी में आप लगभग फोर्थ रैंक तक याद रख लेना। क्लियर है। तो रुपए कहाँ आता है और रुपए कहाँ जाता है, ये दोनों बातें हमने क्लियरली देख ली हैं कि बजट से रिलेटेड जो पैसा है, क्योंकि हम सब जानते हैं बजट में आखिरकार है क्या, एक वित्त वर्ष के दौरान कितना आय हुआ कितना खर्च। तो अगर सामान्यतः आपसे कोई पूछा जाए कि बजट क्या है, तो बजट को हम कह सकते हैं एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सबसे पहले तो। दूसरा, बजट जो हमारा, जिसमें गवर्नमेंट ये बताती है कि कितना पैसा कमाया और कितना पैसा जो है वो खर्च करेगी वो एक साल के दौरान। और हम सब जानते हैं कि भारत में जो बजट है वो फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं। कभी कभी कुछ असाधारण परिस्थितियों में प्रधानमंत्री के द्वारा भी बजट पेश किया गया है, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। इसके अलावा बजट लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। और ध्यान रखना दोस्तों, बजट के ना दो पार्ट होते हैं। कभी भी आपसे पूछा जाए तो बजट है ना, उसके बजट के ना दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट। एक पार्ट जो होता है उसमें होता है रेवेन्यू बजट, जिसको हम क्या बोलते हैं, राजस्व बजट, रेवेन्यू बजट। और जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पूंजीगत यानी कि कैपिटल, कैपिटल बजट। तो बजट ना दो पार्ट में डिवाइड होता है, ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। और क्या कह सकते हैं बजट के बारे में, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को कि इंडिया का पहला बजट किसने प्रेजेंट किया था। और दोस्तों याद रखेंगे जो बजट है, बजट का मेन एम क्या होता है कि देश की इकोनॉमी को ग्रो कराएं, वो डेवलपमेंट प्लान्स के लिए पैसे को एलोकेट करें, मतलब किस विभाग को कितना पैसा देना है, और टैक्स और एक्सपेंडिचर का प्रॉपर बैलेंस बना के रखे वो, है ना। तो ये सारी बातें हमें बजट में जो वो इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए अब कुछ मद हैं, यानी कि जहां जहां पर सरकार ने जिन आइटम पर खर्च किया है, तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे सबसे ज्यादा किया गया है इस बार ट्रांसपोर्ट पर। कितना, 5,98,520 करोड़, जो कि एक अच्छी खासी रकम है जो ट्रांसपोर्ट पर क्या की गई है, खर्च की गई है। दूसरा, फिर सेकंड जो प्रेफरेंस दिया है वो रक्षा विभाग यानी डिफेंस को दिया गया है। और थर्ड है ग्रामीण विकास यानी कि जो रूरल डेवलपमेंट है वो। थर्ड पर जो होम अफेयर्स है उन पर। और थर्ड है कृषि, जो फोर्थ है वो कृषि है। इसके अलावा आप देखेंगे उसका शिक्षा है, ऊर्जा है, स्वास्थ्य है और शहरी विकास है। तो आप लगभग 6 से 8 जो रैंक हैं ऊपर की पहली वो याद रख लेंगे। तो सेकंड नंबर पे कौन है, हमारा डिफेंस है। थर्ड नंबर पे रूरल डेवलपमेंट पे सरकार ने फोकस किया है। फोर्थ पर होम अफेयर्स पे,
अगर हम 5th नंबर पे देखेंगे तो कृषि यानी एग्रीकल्चर उससे संबद्ध कार्यक्रमों पर, 6th नंबर पे एजुकेशन को रखा गया है एंड 7th नंबर पे ऊर्जा और 8th नंबर पे हमने स्वास्थ्य को रखा है और फिर है शहरी विकास। तो ये आप कम से कम 8 तक आप जो मद हैं इन पर जो व्यय किया गया है उनको याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि बजट 2026-27 में डिफेंस के लिए कुल एक्सपेंडिचर का कितना प्रस्तावित किया गया है? तो इसका भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब भारत की सुधार एक्सप्रेस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये है भारत की सुधार एक्सप्रेस। इसमें हमारे लिए की पॉइंट क्या है? क्योंकि बजट अपने लिए सारा इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी पक्ष और विपक्ष यानी सत्ता पक्ष और सत्ता के विपक्ष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें याद रखनी है, क्योंकि हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी है, हमें एग्जाम में क्वेश्चन सही करना है। तो उसके आधार पर आप देखेंगे जो हमारे भारत की सुधार एक्सप्रेस है, इसमें सरकार ने रोजगार सृजन करने की बात की है और व्यापक आर्थिक सुधार यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की है। इसके अलावा जो जीएसटी था उसको सरलीकरण करने की बात की है, जिसमें अपन क्या कह सकते हैं कि जीएसटी सिंप्लीफिकेशन, और ऐसे कुल 350 सुधार करने की बात की गई है सरकार ने, यानी 350 रिफॉर्म्स, जिनमें इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे श्रम संहिताएं जो हैं या अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश हैं, उन सहित ऐसे 350 सुधार। तो आपको मैं जो अंडरलाइन करता चल रहा हूँ उन चीजों को ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा इन सब के लिए उच्च स्तरीय समितियों का जो है वो गठन किया जाएगा, यानी हाई लेवल कमेटीज का क्या किया जाएगा, फॉर्मेशन किया जाएगा। क्लियर है? चलिए और आगे देखते हैं। अब वृद्धि और विकास के 6 स्तंभ बताए गए हैं, जिसमें आर्थिक विकास है, विकास के बुनियाद को मजबूत करना, जन केंद्रित विकास हो, विश्वास आधारित शासन व्यवस्था हो और व्यापार सुगमता और जीव सुगमता हो और राजकोषीय मामले। तो देखेंगे आप विकसित भारत के जो लक्ष्य हैं उनमें जो पहला लक्ष्य था कि आर्थिक विकास हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, वो भी कैसा, सस्टेन। उसका जो पहला कर्तव्य है, जो उस पहले कर्तव्य को हासिल करने के लिए कुल 6 पिलर बताए गए हैं, जिनमें क्या क्या है। एक तो विनिर्माण है, हम बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरा, जो हमारे विरासत के औद्योगिक क्षेत्र हैं उनका कायाकल्प हो और चैंपियन एमएसएमई का निर्धारण हो। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अवसंरचना और ऊर्जा एनर्जी जो सिक्योरिटी है उसकी बात, और शहर आर्थिक क्षेत्र विकसित करना, ये सारी बातें हमारे पहले कर्तव्य को क्या करेंगे, पहले कर्तव्य को हासिल करेंगे। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं विनिर्माण के बारे में, जो 7 रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण की बात की गई है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बायो फार्मा शक्ति। बायो फार्मा शक्ति में अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए का जो एक्सपेंडिचर करने की बात सरकार ने की है। इसमें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, तो एक तो हमें याद रखना है कि कितना जो है वो व्यय करने की बात की है सरकार ने, कितना एलोकेशन किया है, तो 10,000 करोड़। इसके अलावा इसमें जो शक्ति वर्ड है, शक्ति का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये शक्ति का फुल फॉर्म है, जो आपको याद रखना है। हिंदी में है ज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा के लिए रणनीति। क्लियर है? अब हम अगर उद्देश्य की बात करते हैं, तो उद्देश्य क्या है बायो फार्मा शक्ति का? उद्देश्य है कि भारत को बायो फार्मा का वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, ये मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा जो बायोलॉजिक्स हैं उसके घरेलू उत्पादन के लिए इकोसिस्टम बनाना, और टैरिफ से बचने में हमें इससे मदद मिलेगी। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में 3 जो नीफर हैं वो स्टार्ट किए गए हैं, लॉन्च किए गए हैं। 3 नीफर का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो क्या करेंगे, जो हमें फार्मा साइंटिस्ट, बायोटेक एक्सपर्ट और ड्रग रेगुलेटरी स्पेशलिस्ट तैयार करके देंगे। इसके अलावा ध्यान रखेंगे जो 7 पुराने संस्थान थे उनका अपग्रेडेशन किया जाएगा, ठीक है, और 1,000 से अधिक क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का जो है वो राष्ट्रीय नेटवर्क बनाया जाएगा। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, और तेज और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दवा मंजूरी के लिए ये सारा बायो फार्मा शक्ति के अंतर्गत कार्य जो है क्रियाकलाप होगा। आगे देखते हैं, तो कौन सी दवाएं इसमें कवर होंगी, तो आप पहले समझिए 2 प्रकार की दवाएं होती हैं, एक होती हैं बायोलॉजिक्स और दूसरी होती हैं बायोसिमिलर। ठीक है ना, बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर, पहले आप इनको अंतर समझ लीजिए कि बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर में क्या अंतर है। तो देखिए दोस्तों, बायोलॉजिक्स वो दवाएं होती हैं जो जीवित जीवों जैसे कि कोशिकाएं हैं, बैक्टीरिया हैं, जानवर हैं, या उनके घटकों या जैसे प्रोटीन या जीन से बनी जटिल दवाएं होती हैं। ठीक है ना, इनका उपयोग कहाँ का होता है, कैंसर के इलाज में, ऑटो इम्यून बीमारियों जैसे ऑर्थराइटिस है, सोराइसिस है, ऐसे जेनेटिक रोगों में इनका उपयोग किया जाता है ना, कैंसर है, ऑटो इम्यून डिसीजेज हैं, उन सब में। और ये दवाएं बनाना बड़ा कठिन है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है ना, तो ये डिफिकल्ट होता है और ये एक्सपेंसिव होती हैं बहुत ज़्यादा। तो बायोसिमिलर क्या है, बायोसिमिलर हम उनके स्थान पर लेके आ रहे हैं।
तो जब किसी बायोलॉजिक दवा है उसका जब पेटेंट खत्म हो जाता है और दूसरी कंपनी उसकी कॉपी तैयार करती है तो उसे हम बोलते हैं बायोसिमिलर मेडिसिन। इससे क्या होगी, दवाएं बहुत सस्ती होंगी और सुरक्षित कॉपी मानी जाएगी, जिससे जो गरीब और मध्यम वर्ग हैं उनके लिए इलाज जो है वो सुलभ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बायोसिमिलर और बायोलॉजिक्स दवाओं में अंतर है। दूसरा आप देखेंगे दोस्तों, अगला जो इसमें आता है वो है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएगा? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन पहले आया था इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0। इसने सेमीकंडक्टर जो क्षेत्र है उसमें क्षमताओं का विस्तार करने के लिए फिर लाया गया है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। याद रखेंगे इतना ही आप। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम। इस स्कीम के तहत नवंबर, जो ध्यान रखेंगे, नवंबर 2025 में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम आरंभ की गई थी। अब खनन प्रसंस्करण अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए दुर्लभ खनिज कॉरिडोर स्थापित करने के हेतु ये रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम लाई गई है, जो ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स कॉरिडोर हैं वो कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे? वो ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित किए जाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे बढ़ते हैं अब। तो क्वेश्चन है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेमीकंडक्टर सेक्टर ग्रोथ के लिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। इसके अलावा समर्पित रासायनिक पार्क की बात की गई है, जिसमें 3 समर्पित रासायनिक पार्कों की स्थापना करने की बात की गई है राज्यों की मदद से। इसके अलावा कंटेनर विनिर्माण योजना, इसमें अगले 5 वर्षों की अवधि में 10,000 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है कंटेनर के लिए। ठीक है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आगे देखते हैं। वस्त्र उद्योग कार्यक्रम के लिए कुछ योजना लाई गई हैं, जैसे राष्ट्रीय फाइबर योजना, नेशनल फाइबर प्लान। इसके अलावा टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम, यानी कि वस्त्र विस्तार एवं रोजगार निर्माण योजना। इसके अलावा राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम, नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम। ये तीनों योजनाएं इस बजट के दौरान लाई गई हैं, जिसमें जो हमारे अगर हम राष्ट्रीय फाइबर योजना की बात करेंगे तो रेशम, ऊन और जूट है। इनमें हमें आत्मनिर्भर बनाना है भारत को। ठीक है, इसलिए लाई गई है राष्ट्रीय फाइबर योजना। वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना जो है ये किस लिए लाई गई? तो ये सामान्य परीक्षण एवं प्रमाणन केंद्रों के लिए पूंजीगत सहायता के लिए, ठीक है, और उनके आधुनिकीकरण के लिए लाई गई है। और राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम, ये जो बुनकर हैं और जो कारीगर हैं उनकी लक्षित सहायता हेतु सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। क्लियर है? तो ये वस्त्र उद्योग के लिए एकीकृत कार्यक्रम हो जाते हैं। आगे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समर्थ 2.0। ठीक है, ये वस्त्र कौशल परिवेश के आधुनिकीकरण के लिए लाया गया है। ठीक है ना? इसके अलावा महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना, ये इंपॉर्टेंट है। तो खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को सुदृढ़ बनाने के लिए, ठीक है ना, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का शुभारंभ करना प्रस्तावित है। ठीक है, इससे क्या होगा? हमें वैश्विक बाजार और ब्रांडिंग में सहायता मिलेगी। बस इतना ही याद रखना है आपको इसमें। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। विरासत और औद्योगिक क्षेत्रों के कायाकल्प करने के लिए, तो ध्यान रखना, इसमें सुधार करने के लिए 200 विरासत के औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा है सरकार ने। क्लियर है? इसी में आगे देखते हैं चैंपियन एमएसएमई। इसके लिए थ्री आयामी, यानी कि जो त्रिआयामी दृष्टिकोण है, हम बोल सकते हैं थ्री डायमेंशन जो ग्रोथ दृष्टिकोण है, जिसमें इक्विटी सहायता, नकदी सहायता और पेशेवर सहायता की बात की गई है। जैसा कि आप बजट में भी देखेंगे, इक्विटी सहायता जिसमें 10,000 करोड़ की समर्पित एमएसएमई विकास निधि है और 2,000 करोड़ से आत्मनिर्भर भारत निधि 2021 का जो टॉप अप है। इसके अलावा पेशेवर सहायता है और नकदी सहायता है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब अवसंरचना, अवसंरचना के क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट में डानकुनी से लेकर वेस्ट में, पश्चिम में सूरत को जोड़ते हुए एक नया समर्पित मालवाहक कॉरिडोर बनाना। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू डेडिकेटेड फ्रीज कॉरिडोर कनेक्टिंग डानकुनी इन द ईस्ट एंड सूरत इन द वेस्ट। अब देखिए इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा तो वो देख लीजिए आप। नए डेडिकेटेड फ्रीज कॉरिडोर किन दो स्थानों को जोड़ेंगे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डानकुनी टू सूरत। ये यहाँ पे क्वेश्चन रखने का पर्पस ये है कि आप समझ पाएं कि किस किस लाइन से किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, नेशनल वाटरवे 5 से शुरू करते हुए अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू करने की बात की गई है, जो क्या करेंगे? जो औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धमरा पत्तनों से क्या करेंगे? जोड़ेंगे।
ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा, आप देखेंगे बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा भी स्थापित की जाएगी और अंतर्देशीय जलमार्गों तटीय पोत परिवहन का हिस्सा 6% से बढ़ाकर 2047 तक कितना करने का लक्ष्य रखा गया? 12%। ठीक है। और रेल परिवहन के मॉडल शिप को प्रोत्साहित करने के लिए एक तटीय कार्गो प्रोत्साहित स्कीम का शुभारंभ किया गया है। तो शिप रिपेयर फैसिलिटी ऑल्सो बी सेटअप इन बनारस एंड पटना। और कोस्टल कार्गो इंसेंटिव स्कीम जो है, और इसका जो शेयर है इनलैंड वाटरवे में और कोस्टल शिपिंग, वो 6% से बढ़ाकर 12% करने का निर्णय लिया गया है 2047 तक, ये लक्ष्य रखा गया है। और हम सब जानते हैं 20 न्यू नेशनल वाटरवेज इन द नेक्स्ट 5 ईयर। ठीक है। और ये स्टार्ट कहाँ से होंगे? नेशनल वाटरवे 5 से। वो ये करेंगे उड़ीसा टू कनेक्ट मिनरल्स रिच एरियाज लाइक तलचर, अंगुल एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स लाइक कालीनगर, पारादीप एंड धमरा। ये याद रखना है आपको सारे पॉइंट। चलिए, ये बेसिकली कलिंगानगर है। नेक्स्ट, तो अब कुछ क्वेश्चन है, देखिए बजट 2026-27 में कितने नेशनल वाटरवे घोषित करने का प्रस्ताव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। और इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कि कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम के तहत हिस्सेदारी 2047 तक कितनी बढ़ाई जाएगी? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए भी, इसके अलावा दोस्तों, समुद्री विमान वीजीएफ योजना, ये अंतिम छोर और दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। इंपॉर्टेंट है। तो वीजीएफ का फुल फॉर्म क्या है? वाइबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम। ये किस लिए लाई गई है? तो अंतिम छोर और दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब ऊर्जा सुरक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट है पहले सीसीयूएस। इसका फुल फॉर्म क्या है? कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। तो कार्बन कैप्चर, उपयोगिता और भंडारण। इसमें ध्यान रखना, दिसंबर 2025 में शुरू किए गए रोड मैप के अनुसार बड़े पैमाने पर सीसीयूएस प्रौद्योगिकियां विद्युत, इस्पात, सीमेंट और रसायनों सहित कितने? 5 औद्योगिक क्षेत्रों में। तो 5 औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? विद्युत, जिसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा इस्पात स्टील, इसके अलावा सीमेंट, इसके अलावा तेल शोधन और केमिकल्स। और इनमें ध्यान रखना 20,000 करोड़ रुपए को जो है वो प्रपोज किया गया है, प्रस्तावित किया गया है। किस क्षेत्र में? कार्बन कैप्चर, उपयोगिता और भंडारण, हम बोल सकते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। तो आप क्वेश्चन क्या हो सकता है कि कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज स्कीम का आउटले कितना है? तो हम सब जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं अब। शहर आर्थिक क्षेत्र विकसित करने के लिए ध्यान रखना, शहरों के बीच विकास संयोजक के रूप में 7 उच्च गति रेल कॉरिडोर विकसित किए गए हैं। कहना 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जिनमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी आते हैं। तो आपको ये जब छह, आप ये जो 7 है, 7 कॉरिडोर जब आप याद रखोगे तब जाके ये बता पाओगे कि कौन सा इसमें शामिल नहीं है। क्लियर है? चलिए, अब एक क्वेश्चन है कि बायो फार्मा शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बायो फार्मा शक्ति स्कीम? पहला, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाना, जेनेटिक दवाओं और टैक्स को हटाना, भारत को बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना या आयुष दवाओं को बढ़ावा देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत को बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना। नेक्स्ट, अब देखिए, ये जो अभी तक हमने पढ़ा ये पहले कर्तव्य को फुलफिल करने के लिए था। अब हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा कर्तव्य था, इसको फुलफिल करने के लिए क्या-क्या चीजें हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंशियल सेक्टर, जिसमें आप देखेंगे बैंकिंग संबंधी उच्च स्तरीय समितियों को गठन करने की बात की गई है। वैसे 1,000 करोड़ से अधिक के म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के लिए, एकल निर्गम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन देने की बात की गई है। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने लिए यही है। इसके अलावा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल जो ग्रामीण विद्युत निगम कॉर्पोरेशन है उसका पुनर्गठन करने की बात की गई है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, वित्तीय क्षेत्र के लिए जो कर प्रस्ताव है ये इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे अभी फ्यूचर्स जो है, फ्यूचर ऑप्शन होते हैं, जो जो मार्केटिंग करते हैं वो जानते होंगे। तो फ्यूचर में जो आपके जो शेयर वगैरह होते हैं, उनको कोई शेयर खरीदता है, कोई शेयर को जो है वो सेल करता है, बेचता है। तो उस पर सरकार ने क्या किया है, जो एसटीटी है उसको 0.02 से बढ़ाकर 0.05% कर दिया। इसकी वजह से आप देखेंगे मार्केट एकदम से नीचे गिर गया था उस दिन। तो आप देखिए, सबसे पहले आप समझना है कि यहाँ पे एग्जाम में फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है कि एसटीडी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन टैक्स। तो जो सिक्योरिटी है, आपके पास जो प्रतिभूति है,
उनके ट्रांजैक्शन करने पर जो कर लगता है उसको अपन बोलते हैं एसटीटी। इसको सरकार ने फ्यूचर्स पर बढ़ाया था 0.0 से 2 से 0.05, और ऑप्शन पर जो बढ़ाया गया है वो 0.125 से लेके 0.15 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे हमारे लिए जो जितने भी काम की बातें होंगी हम केवल उन्हीं को फोकस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, पुराने कम उपज वाले जो फल उद्यानों का क्या किया जाएगा, कायाकल्प किया जाएगा। और इसके अलावा अखरोट, बादाम और खुमानी की उच्च घनत्व कृषि क्षेत्र को बढ़ावा। तो इस बार बढ़ावा देने की बात किसको की गई है, अखरोट, बादाम जैसी जो बागानी फसल है उनके लिए। इसके अलावा आप देखेंगे उत्पादन में वृद्धि की बात की गई है, उत्पादकता को बढ़ाने की बात की गई है, नारियल को प्रोत्साहन योजना देने की बात की गई है, और भारतीय काजू और कोको कार्यक्रम लाने की बात की गई है। इंडिया इंडिया कैश्यू कोको प्रोग्राम, इसके अलावा कोकोनट प्रमोशन स्कीम टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड एनहेंस प्रोडक्टिविटी, यानी उसकी जो उत्पादकता है उसको बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए ये कार्यक्रम लेके आए जाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे दोस्तों, पांच जो मत्स्य पालन है उसके लिए 500 जलाशय, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ 500 रिजर्वोयर, और जिसको हम बोलते हैं अमृत सरोवर। किसकी बात की गई है, अमृत सरोवर। इनका एकीकृत विकास करने की बात इसमें की जा रही है मत्स्य पालन के संदर्भ में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे स्लाइड में। इसके अलावा आप देखेंगे चंदन की बात, जो सैंडलवुड है उसकी बात की गई है, और सबसे इंपॉर्टेंट है भारत विस्तार। भारत विस्तार एक एआई टूल है, इसको हम आगे देखेंगे, जो कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में बड़ा हेल्प करेगा। तो भारत विस्तार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अब देखिए, सेवा क्षेत्र पर पुनः जोर देने के लिए क्या क्या हुआ है। तो देखिए, सेवा क्षेत्र में विकसित भारत के मुक्त कारक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उच्च आधिकारिक प्राप्ति, शिक्षा से रोजगार और उद्यम जैसी स्थायी समितियां बनाने की बात की है। ठीक है, स्वास्थ्य में 10 विषयों से संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए नए संस्थानों का उन्नयन और स्थापना, यानी कम से कम ऐसे जो हम कह सकते हैं 10 विषय से संबद्ध जो स्वास्थ्य पेशेवर होंगे उनके लिए संस्थानों के उन्नयन की स्थापना की सरकार बात कर रही है। इसके अलावा देखभाल परिवेश में आप याद रख लेना 1.5 लाख बहुकुशल देखभाल कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न NSQF आधारित कार्यक्रम जो है वो तैयार करने की बात की गई। चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की गई है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्या है अपने लिए, वो है ऑरेंज इकोनॉमी। पहली बार ये टर्म यूज हुआ है यहाँ पर, ऑरेंज इकोनॉमी। क्या है ऑरेंज इकोनॉमी, इसमें क्या किया गया है कि सेटिंग अप एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स की बात की गई है। इस पे 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स एंड 500 फॉर कॉलेजेस, यानी 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर प्रयोगशालाओं की स्थापना की बात की गई। तो ऑरेंज इकोनॉमी अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा आप खेलकूद में देखेंगे तो खेलो इंडिया मिशन जो है, खेलो इंडिया मिशन जो है वो एकीकृत प्रतिभा विकास मार्ग, व्यवस्थित प्रशिक्षण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एकीकरण तथा खेलकूद संबंधी अवसंरचना का विकास करने की बात की गई है। तो खेलो इंडिया मिशन पर यहाँ पर बजट में चर्चा की गई है। शिक्षा में आप देखेंगे तो बड़े औद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो आप बड़े औद्योगिक लॉजिस्टिक गलियारे के आसपास 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप का विकास की बात की गई है, और प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षा एसटीएम संस्थानों में महिला छात्रावास की बात की गई है। इसके अलावा 4 टेलीस्कोप अवसंरचना सुविधाओं, ये इंपॉर्टेंट है। कितना, 4 टेलीस्कोप अवसंरचना सुविधाओं की बात यहाँ पर की गई है। पर्यटन के क्षेत्र में आप देखेंगे तो 20 विशेष पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइडों के कौशल विकास के लिए पायलट स्कीम लेके आए। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पायलट स्कीम किससे रिलेटेड है, तो आप बताएंगे अप स्किलिंग ऑफ 10,000 गाइड्स इन 20 आइकॉनिक जो टूरिस्ट साइट हैं उनके लिए। इसके अलावा सभी महत्वपूर्ण स्थानों में डिजिटल दस्तावेज बनाने के लिए राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल ज्ञान ग्रिड। इसके अलावा चुनिंदा राज्यों में परिस्थिति के रूप में संधारणीय माउंटेन ट्रेल्स, टर्टल ट्रेल्स और बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स को विकसित करना। भारत पहली बार ग्लोबल बिग केट समिट आयोजित करेगा। तो ये और ध्यान रखना, 15 पुरातत्व स्थलों जिनमें धौलावीरा ये सारी चीजें शामिल हैं, उनमें सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित करने की बात की गई है, और पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुद्ध सर्किट विकसित करने की भी बात की गई है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे आप देखते हैं। अब देखिए तीसरे कर्तव्य, ये सारी बातें थी दूसरे कर्तव्य को फुलफिल करने के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरे कर्तव्य। इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होंगे हम केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे।
जैसे कि मत्स्य पालन के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं 500 जलाशयों अमृत सरोवरों को एकीकृत विकास की पहल में। पशुपालन में भी हमने ये डिस्कस किया था। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। हाँ, भारत विस्तार योजना ये एक बहुभाषाई एआई टूल है जो किसानों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और उनको विशेष लाभ प्रदान करने के लिए एक बेहतर निर्णय लेने और जोखिम को कम करने में मदद करेगा। तो भारतीय विस्तार क्या है? एआई टूल है। इसके अलावा जो ग्रामीण महिला हैं उनको उनके नेतृत्व वाले उद्यम के लिए सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर यानी कि एसएचजी जिसको हम बोलते हैं मार्ट्स जो महिलाओं के उद्यमों का मालिक बनने में मदद करेगा। जैसे कि आप देखेंगे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सी मार्ट क्या है? तो सी मार्ट क्या है? इसका फुल फॉर्म सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट है ये। दूसरा यानी ये स्व सहायता उद्यमी बाजार और एक तरह से मंडी है। 2026-27 में ये घोषित किया गया। उद्देश्य क्या है? जो महिला उद्यमी हैं उनको बाजार विपणन और स्थिर आय के बेहतर अवसर प्रदान करना। ठीक। इसके अलावा आप देखेंगे जो सी मार्ट है इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य है जो महिलाएं हैं उनको सहायता उपलब्ध कराना ताकि वो कर्ज पर आधारित काम करने से आगे बढ़कर वे स्वयं के छोटे व्यवसायों को उनकी मालकिन बन सकें। ठीक है, वो खास तौर पर ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। दूसरा आप देखेंगे कैसे काम करेगा? तो कम्युनिटी ऑन रिटेल आउटलेट्स के रूप में स्थापित किया जाएगा ये। ठीक। और ये आउटलेट क्या होंगे? ये क्लस्टर लेवल फेडरेशन में काम करेंगे यानी स्थानीय स्तर पर समूहों के जरिए ये चलेंगे। दूसरा इसमें महिलाओं को अपने उत्पाद को बेचने उनका ब्रांड बनवाने और बड़े बाजार तक पहुंचाने का जो है वो मौका मिलेगा। तो एग्जाम में प्रश्न इसके फुल फॉर्म से पूछा जाता है कि सी मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो हम सब जानते हैं सी मार्ट का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? अभी हमने देखा सी मार्ट का फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर, ऑप्शन नंबर बी। अब कुछ चीजें और देख लेते हैं। जैसे पूर्वोदय राज्यों पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के लिए बात की गई है कि औद्योगिक कॉरिडोर के विकास में 5 पूर्वोदय राज्य हैं। उनमें 5 पर्यटन स्थलों के निर्माण में 4000 ई बसों के प्रावधान का जो है वो प्रस्ताव है। आप देखेंगे इनमें मुख्यतः जैसे महायान वज्रयान परंपरा है, थेरवाद जो परंपरा है, बौद्ध स्थल है पूर्वोत्तर क्षेत्र में, है ना? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, इंपॉर्टेंट है ये। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इनमें जो बौद्ध सर्किट हैं उनके विकास हेतु एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव है इसमें। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि संडे को प्रस्तुत करने वाले पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर वैसे है यशवंत सिन्हा। इन्होंने 28 फरवरी 1999 को सबसे पहले संडे को बजट पेश किया था और इस बार ये दूसरा भारत का संडे को प्रेजेंट होने वाला बजट है। नेक्स्ट, अब हम पार्ट वन में इतनी ही चीजों को डिस्कस करना था। एक बार हम इनका क्रक्स देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। जैसे वायु शक्ति में 10,000 करोड़ रुपए, पब्लिक कैपेक्स इसमें 12.2 लाख करोड़ रुपए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में खर्च किया गया है। टेक्सटाइल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आप देखेंगे जैसे समर्थ 2.0 है, हमने देखा था अभी। इसके अलावा न्यू डेडिकेटेड फ्रिज कॉरिडोर और 20 नेशनल वाटरवे, जिसमें पहला कौन है? नेशनल वाटरवे 5। इसके अलावा एसएमई ग्रोथ फंड 10,000 करोड़ है। सिटी इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए गए हैं। और आकांक्षा और मानव पूंजी में आप देखेंगे 5 रीजनल मेडिकल हब्स बनाने की बात की गई है। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें वेटरनरी कॉलेज को सपोर्ट करने के लिए जिसमें 20,000 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स जुड़ेंगे उसकी बात की गई है। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी लैब जो कंटेंट क्रिएटर के रूप में होंगे। हर जिले में लड़कियों के लिए एक हॉस्पिटल की बात की गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी और अप स्किलिंग प्रोग्राम को गाइड करेगा और 10 सालों में स्पोर्ट इकोसिस्टम के लिए खेलो इंडिया मिशन लाएगा, जो भी अपने देखा था, है ना? समावेशी विकास भी होगा। और भारत विस्तार जो एक एआई प्लेटफॉर्म है जो एग्री स्टैक के रूप में काम करेगा। दूसरा, क्लस्टर लेवल पर महिलाएं एसएचजी जो भी अपन ने देखा है शी मार्ट। इसके अलावा दुर्गापुर जो नोड के साथ ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। 6 उत्तर पूर्वी राज्यों में बौद्ध सर्किट अभी देखा अपन ने और 4,000 ई बसों का प्रस्ताव है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में अभी हमने देखा था ISM 2.0, ठीक है, जिसमें 40,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ इसको लॉन्च किया गया है। इसके अलावा रेयर अर्थ कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है ना? रेयर अर्थ कॉरिडोर इसमें ओडिशा है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। तो फॉर मिनरल सिक्योरिटी तो खनिज सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित किए जाएंगे। चैंपियन MSME बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का, ठीक है। कृषि में पीएम किसान योजना के लिए 63,500 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। कितने? 63,500 करोड़ रुपए पीएम किसान डायरेक्ट ट्रांसफर होंगे। स्वास्थ्य सेवा में 17 कैंसर दवाओं पर अब बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है उसको हटा दिया गया है, रिमूव कर लिया गया है। 17 कैंसर ड्रग्स कस्टम ड्यूटी
एक्सेम्प्ट कर लिया गया है। इसके अलावा कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज सीसीयूएस, इसके लिए भी अपन ने देखा था 20,000 करोड़ रुपए अगले 5 सालों के लिए आवंटित किए गए हैं। तो ये सारी बातें क्रक्स के रूप में हैं, जो हमें याद रखनी है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब तो ये था हमारा पार्ट 1, जिसमें हमने बजट के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, फैक्ट और कॉन्सेप्ट हो सकते थे, उन सबको हमने कवर किया। इसके अलावा दोस्तों आप याद रखेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में जो भी अभी तक हमने एक भी टैक्स की बात नहीं की है इसमें, फिस्कल डेफिसिट कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है, इसको हम इसके पार्ट 2 में, यानी अब ये छोटा सा होगा पार्ट 2, जिसमें हम कुछ फिजिकल जो डेफिसिट वगैरह हैं, टैक्स वगैरह हैं, उनके बारे में बात करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बजट हमारा पूरी तरह से कंप्लीट। तो आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, आपके इन्हीं लेक्चर से सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था बजट टॉपिक का हमारा पार्ट 1, और जो पूरी तरह से एक एग्जाम ओरिएंटेड रखने का मैंने पूरा प्रयास किया है। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं पार्ट 2 लेके आऊँ, तो आप वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, चैनल को हमारी सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और सक्सेस पाते रहो। धन्यवाद।